आज के सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत में मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ और मैं अपने गुरुओं का स्वागत करती हूँ जो इस श्रृंखला की जारी रखने के लिए हमारा मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन करने के लिए हमेशा मौजूद रहे हैं। माननीय वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, गवर्निंग बॉडी मेंबर आरएबी, सम्माननीय श्री राजेश कुटेजा सर, सचिव आयुष मंत्रालय, माननीय डॉक्टर वंदना सुराह मैम, निर्देशिका आदि। आइए धन्वंतरी भगवान जी का आशीर्वाद लेकर सत्र की शुरुआत करें। नमामि धन्वंतरि आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पाद पद्मम् लोके जरारुक भय मृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्। ओम धन्वंतराय नमः। आगे मैं आज के विशेषज्ञ वैद्य पंकज कुमार मिश्रा जी का परिचय कराना चाहूंगी जो कालो की गच्छति धीमताम इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस पर प्रकाश डाल रहे हैं। सर का एजुकेशन, सर ने बीएससी 1978, बीएमएस 1985 फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, एमडी का चिकित्सा सर ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया है। सर का एक्सपीरियंस सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर सर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष डिपार्टमेंट। वर्तमान में सर जीवक आयुर्वेदा क्लिनिक एवं अनंत आयुर्वेदा ट्रस्ट कन्नईपुर, हुगली, वेस्ट बंगाल के प्रधान चिकित्सक व संचालक हैं। इन कुछ शब्दों के साथ मैं विनम्रता पूर्वक सर को सत्र शुरू करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर कृपया करके अपने लेक्चर साथ प्रोसीड करें। ये म्यूट करा दीजिए, वीडियो जो है सबके आ रहे हैं। सर म्यूट है सर सबका, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबके फोटो आ रहे हैं जो। जी जी सर, वो कर लेंगे सर। I request all to kindly shut off their cameras so that we can proceed with the lecture, and kindly mute yourself. आप proceed कर लीजिए सर। हेलो हेलो, You're audible sir. ओके, आप शुरू कीजिए आई सर। एम स्टार्टिंग नाउ। Yes sir, please start sir, please start. सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं आरएबी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला है बोलने का। तो मैं बहुत बढ़िया एकेडमिशियन नहीं हूँ, बट आई एम रिलेटेड फुल्ली विथ माय प्रैक्टिकल नॉलेजेस बिकॉज आई वाज नॉट ए टीचर, ऑलवेज आई वाज वर्किंग somewhere, and even after my retirement I am directly related with my private practices. Anyhow, I have selected the topic Kalo hi gacchati dhimatam, its implication of this particular theory in our day-to-day clinical practices. This theory suddenly struck my mind. That's true. As said, Kavya Shastra Vinodena Kalo hi gacchati dhimatam Vyasanen cha murkhanam Nidraya Kalhenatu. We people destroy our important time in sleeping, making, talking of individuals, nuisance toxins. But if we will go through the texts, if we go through the books, then from that the entertainment which we will get, that will be more beneficial, as it is said in Sanskrit Subhasitani. So suddenly it hit my mind
To my new generation friends who are coming for this RAB training and all others, they all are learned, they all are scholars, they have learned a lot in their syllabus. लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस में आने के बाद उनको अलग ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। जैसा गीता में भी कहा, कालो ही अस्मि लोक क्षय हित प्रविद्धो। यहाँ स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं तो मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही दुनिया का सृष्टि करता हूँ, मैं ही इसका विनाश करता हूँ। सृष्टि और विनाश के क्रम में पांडवों को छोड़कर मैं यहाँ इस महाभारत में सबका विनाश करने आया हूँ। यहाँ पर मेरी समझ से ये पांडव जो है हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा और त्वचा, जिसके द्वारा हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस और गंध की अनुभूति लेते हुए सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। तो इनसे स्वस्थ ढंग से, अच्छे ढंग से बचे रहने के लिए इनके हम लोगों ने ये आयुर्वेद नाम की विद्या पढ़ी है। आयुर्वेद में जो पहला ही सूत्र आता है, स्वस्थ शास्त्र रक्षण आतुर से विकार प्रश्न। पहले मैं स्वस्थ रहूंगा तो मुझे विकार ही नहीं होगा, और विकार नहीं होगा तो मुझे चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा के बारे में अपने यहाँ ज्यादा कहा गया है। So time is a big factor to be taken care, as it may destroy everyone if not taken care properly. In Ayurvedic texts, various places are there where Kal is counted different ways. First of all, as we say, Khadinyatma Manah Kalu Disasya Dravya Sangraha. So Kal is counted to be as a Dravya. Now, what you will think? Dravya, how the Kal will be Dravya? यत्राश्रिता कर्म गुना कारणम समवायी तद यत तद द्रव्यम। यहाँ पर कर्म और गुण दोनों ही समवाय संबंध से विद्यमान है, इसको ही हम लोग इस तरह से काउंट करते हैं द्रव्य के अंदर। चरक ने जैसे और भी कहा, जब जनपद ध्वंस अध्याय के बारे में पढ़ते हैं वहां पर कहा गया वायु, जल, देश और काल, ये जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो कि डिस्ट्रक्शन में बहुत ही महत्व रखते हैं। यहाँ पर भी काल का इम्पोर्टेंस आता है। सो इट मे कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रक्ट रेसिप्रोकली if not taken care in proper way. Kal is called eternal and infinite. Now, secondly, when we go through the Hadith, Hadith quoted the Kal is of 3 types, that is Atit, Anagat and Vartaman, which may be compared with the Bhut, Bhavishya and Vartaman Kala. Kala, Kalayate Loke, Kalo, Kalayatre Sagat, Kala, Kalate Vishwam, Ten Kalo Vidiyate, Kalascha, Vasaja, Sarve, Dev, सिद्ध किन्नरा कालो ही भगवान देवा स्व साक्षात परमेश्वर है। यानी यहाँ पर भी आर्य ने काल के बारे में विशद विवरण देते हुए काल को ही हर तरह से महान माना है। काल कंट्रोल्स द यूनिवर्स। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, इन सब के कंट्रोल में भी काल का ही अवदान है। जितने भी देव, ऋषि, मुनि, सिद्ध, महात्मा, गंधर्व, किन्नर, ये सब काल के अंदर में आते हैं। सबको काल ने कंट्रोल किया। समय आने पर कृष्ण भी गए, राम भी गए, हम भी जाते हैं, सभी जाते हैं, सभी आते हैं। लेकिन इस बीच का जो काल है, इस काल में ही सारे सत्कर्म, दुष्कर्म, पराक्रम, जितने तरह के काम होते हैं हम लोग। वेन काल इज इन सतोगुण अवस्था, जब काल सतोगुण के साथ प्रयुक्त होता है तो वो निर्माण में लगता है। रजोगुण के साथ रहता है तो वो पालन के लिए लगता है।
और तमोगुण प्राप्त होने से वह डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। हारित ने और भी कहा, इसे आगंतुक कहा, प्रकाश रहित कहा, सूक्ष्म कहा, सर्वव्यापी कहा, अति व्यक्त कहा, अति अव्यक्त कहा, मांगलिक कहा। इस तरह से उन्होंने काल के बारे में बहुत तरह से वर्णन किया। सिंपली हम लोग बहुत एक शुरू से ही सुनते हैं। कबीर दास की एक वाणी थी, कबीरा कहत गरबियो काल गहे कब केस, ना जाने कि तुम्हारी है का घर का परदेश। यानी गर्व करने की कोई बात नहीं है, हमने बहुत किया, बहुत नहीं किया और करना है, आदि आदि इत्यादि। ये जो हम लोग सारे तरह के भौतिकवाद की तरफ व्यस्त होकर के उसके लिए धीर्ति स्मृति विभ्रंशो यत कार्य कुरते अशुभम, ये जो अशुभ कार्य करते हैं जिसका हमें परिणाम भोगना पड़ता है, इससे अगर बचने की चेष्टा की जाए उसके लिए ही आयुर्वेद में बहुत तरह से विवरण आते हैं जो हम सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं। हम कितना उसको फॉलो करते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत्त आदि धारणीय अधारणीय वेगों का बहुत वर्णन पढ़ते हैं। बट हाउ मच वी आर गोइंग टू फॉलो दीज ऑल थिंग्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। काल के बारे में विदेशी कुछ विद्वानों ने भी अपने अपने मत दिए हैं अलग अलग ढंग से, जिसमें सरदे आइंस्टाइन जी, उन्होंने कहा था इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द नॉलेज, knowledge is limited, imagination is the main thing which encircles the world. शेक्सपियर ने उसी टर्म कहा, better 3 hours too soon than a minute too late। हमारा 3 घंटा का लंबा दूरी 1 मिनट की जल्दीबाजी से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आजकल हम लोग हाईवेज पर देखते हैं ना, someone is waiting for you। तो ये जो काल का इंतजार, काल का समय, लोग काल के वशीभूत होकर के कुछ भी करने को तैयार होते हैं, इससे बचने का रास्ता खोजना चाहिए। उसी जगह फिर लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने कहा टाइम स्टेज लॉन्ग एनफ फॉर एनीवन हु आर गोइंग टू यूज इट। जो आदमी समय का सद्व्यवहार करने के लिए जुटा रहेगा उसके लिए समय बहुत मूल्यवान है, तो उसको समय बहुत मिलता है। हम लोग हर समय व्यस्तता में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं, ये जो हमारी आदत बन गई है दिनचर्या की, ये आदत हमें बहुत परेशान करती है। और ये अनुभव शायद कम बेसी सबको कहीं ना कहीं होता ही रहता है। विलियम पेन कहते हैं टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज इज वर्स्ट। टॉलस्टॉय का कहना है टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर और पेशेंस एंड टाइम। दुनिया में सबसे बड़े योद्धा अगर हैं तो दो ही चीज है, एक है धैर्य और दूसरा है समय। आज के इस आध्यात्मिक युग से हम लोग जो हटते जा रहे हैं, अध्यात्म का विचार जितना ही कमता जा रहा है और हम लोग अर्थ के पीछे इतना परेशान है, इसकी वजह से हमारा ये धैर्य और समय दोनों का अभाव होता जा रहा है। न कोई अच्छा श्रोता है, न कोई अच्छा वक्ता है। हम एक बार एक सेमिनार में सुने थे, एक गुरु जी ने कहा था श्रोता 3 तरह के होते हैं। हाँ, मुझे याद आया, एक छंगानी साहब का वचन था, श्रद्धेय छंगानी जी के यहाँ नागपुर में एक सेमिनार में मैंने सुना था उनसे। श्रोता 3 तरह के, एक श्रोता है जो पानी का सोता है, जिसके एक कान से घुसता है दूसरे कान से निकलता चला है। दूसरा श्रोता होता है जो सोता है, हम लोग भी बहुत लोग हैं अपना, जब ये मान लीजिए वेबिनार सेमिनार होता है तो उसमें भी झपकी लेते रहते हैं। और तीसरा श्रोता श्रोता है जो कि सुनता है और उसको मनन करता है, क्योंकि जब भी कोई कुछ बोलता है, चाहे एबीसीडी whosoever it may be, everyone when he gives something there is something to take, whatsoever you want, whatsoever you think that is important for you must take, that will help you। आपको सबको पूरा एक बार याद दिलाता हूँ, बहुत पुरानी चीज है। जब महाभारत सीरियल दिखाया जाता था तो महाभारत सीरियल का पहला शुरुआत होता था, इसमें एक
अच्छा सा आवाज आता था, श्री हरीश भिमानी जी का। वो कहते थे, मुझे वो याद आ गया, मैं उसको कोट करूंगा। मैं समय हूँ, मैं ही जीवन और मृत्यु के बीच में हूँ, मुझे पहचानो। मैं तीनों काल में विद्यमान हूँ, मैं महाकाल हूँ। सुख दुख दिन रात तीन लोकों में मैं त्रिकाल हूँ। लाभ हानि सत्य असत्य मेरे परे, माया में स्वयं में तो समय मैं हूँ। धर्म अधर्म हिंसा अहिंसा आदि अंत सबके मध्य में मैं हूँ, मैं समय हूँ, समय हूँ जो सब कुछ कराता हूँ। सोचने की बात है, जिस जमाने में इतने बड़े बड़े रथी महारथी सभी विद्यमान थे, फिर महाभारत हुआ तो हुआ। लेकिन महाभारत एक बार हुआ ऐसा नहीं है, महाभारत हर दिन चलता है, हर समाज में चलता है, संसार में हर जगह चलता है। और सबके अंत में यही आता है कि अगर हम लोग अपने योग बल तपोबल के तरफ फिर से झुके हैं, तो हम लोग फिर से अपने उस पुराने अस्तित्व को फिर से बरकरार कर सकते हैं। आज हर तरफ योगा का धूम है, हर तरफ प्राणायाम अभ्यास ये सब लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग फिर से परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि ये रहस्य समझ में आ गया कि अर्थनीति जरूरी है। मनी इज ऑल बट मनी इज नॉट ऑल। तो ये सोच अगर डेवलप किया जाएगा तो ये सब काल के अनुसार ही होता है ना, कि ये भी हम सोचते हैं कि हम इसको चेंज कर लेंगे, तो चेंज होगा कि नहीं होगा तो जैसे हम प्रभु जानते हैं वही कराएंगे। काल के कुछ सिनोनिम्स अलग अलग जगह पर यूज होते हैं, जैसे परिणाम। परिणाम कहा गया, इट्स ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सीजन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आदान काल विसर्ग काल, इसके अंदर में हमारे शीत वर्षा ग्रीष्म, इसके अंदर में फिर 6 ऋतुएं हेमंत शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद, ये सब का क्या उत्तरायण होना दक्षिणायन होना, ये सब जो आती हैं ये सब परिणाम में आती हैं। दूसरा है संवत्सर काल। संवत्सर काल जो है ये एक पूरा का पूरा पोर्ट्रेट जैसा है, वो पूरा का पूरा समाहित करता है। जैसे एक वर्ष एक युग, ये जो बोलते हैं ये संवत्सर में आता है। तीसरा है भगवान। कहीं कहीं पर इस काल को भगवान के रूप में भी, क्योंकि ये पीपल जनरेट्स पीपल एंड डिस्ट्रक्ट्स पीपल। कहीं इनको स्वयंभू भी कहा गया है, क्योंकि ये अकाउंटेबल हैं हर तरह के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। कहीं काल को अनादि कहा गया, कहीं अनंत कहा गया। इट्स इटर्नल एंड इंडेफिनिट, इट्स नॉट डिस्ट्रक्टिबल एंड नॉन डिविजिबल। संख्या परिणाम संयोग विभाग ये भी जो है ये काल के साथ ही युक्त है। संख्या इज स्लो और लेट, ये जो हमारा कॉग्निशन होता है इसको स्लो है या फास्ट है, इसको जो कहते हैं इसको संख्या में रखा गया। परिणाम इज indefinitely large because lack of definite size, काल का कोई परिमाण नहीं है, ये बहुत बड़ा है। संयोग एंड विभाग इज द कॉम्बिनेशन एंड डिस्जंक्शन एज टाइम पासेस ओल्ड मॉलिक्यूल ब्रेक्स। हमारे शरीर में सीरियते यानी शरीरम, तो हमारे शरीर में भी प्रतिक्षण ये जो कोशिकाएं मरती हैं फिर नया पैदा होती हैं, मरती हैं फिर नया पैदा होती हैं। ये जो प्रोसेस चलता रहता है संयोग और विभाग का, इसको भी काल ही कंट्रोल करता है। जब हम लोग बल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ भी कालज बल आता है। ये कालज बल में भी जैसे दूसरे जो है युक्त और साइड बल, उसके साथ कालज बल का भी वर्णन आया है। फिर जैसे और आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ षट क्रिया काल का वर्णन आएगा। षट क्रिया काल में जो कहा गया कि विसर्गादान विक्षेपो सोम सूर्या निलास तथा धारियंत जगत भी हम अपतिक्ता निलास तथा। ये अपना जो आदान काल और निसर्ग काल का जो कंसेप्ट है, इसके अनुसार जब हम लोग चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं, इनका व्यवहार किया जाता है, सोचना पड़ता है इसके बारे में। इन फिजियोलॉजी वी गेट दिस काल एज डिफरेंट वेज। ये जो
काल हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्यूबर्टी आएगा, दैट विल बी 13 to 15 इयर्स। मेनोपॉज आएगा 45 to 50 इयर्स। फिर गेस्टेशनल पीरियड जो है वो है 37 to 40 वीक्स। पीरियडिकल साइज साइकिल्स जो होंगे वो 21 to 35 डेज में होगा। फिर कहा गया जैसे मन का ग्रोथ गर्भस्थ शिशु में 5th मंथ में होता है, बुद्धि आती है 6th मंथ में, या जैसे हार्ट रेट, यूरिन का आउटपुट, इन सब का जो परिमाण बताया गया ये सब भी काल के अंतर्गत आते हैं। सुश्रुत के अनुसार उन्होंने कहा बॉडी इज, हमारा जो पुरुष बॉडी है वो बोलता है 25 साल में पूरा का पूरा हमारा धातु पाक होकर के हम बलिष्ठ होते हैं। ये 25 साल जो है ये काल हुआ। फीमेल्स के लिए बोला गया 16 साल। बाल्यावस्था जो माना गया ये कफ प्रधान काल है, इसका भी एक समय बताया गया। वो उसमें बताया गया कि पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता की वजह से क्लेद उत्पन्न होकर कफ वृद्धि होगा, और कफ जो होगा वो संघनन के लिए परम आवश्यक है। युवावस्था पित्त की अवस्था है, इस समय में दाह संताप, पित्त का अगर हम डेरिवेशन करते हैं तब दाहे सब संताप हो, तब ऐश्वर्य। तो ये जो दाह होना, संताप होना और ऐश्वर्यता मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा हमारा जो हार्मोनल चेन है, तो ऐश्वर्य का समथिंग डिवाइन लाइफ, ये जो आता है वो हार्मोनल फंक्शन से आता है, उसको कंट्रोल करता है। ये फिर ठीक उसी तरह से वृद्धावस्था, ये क्षय की अवस्था होती है, धीरे धीरे हमारे सेल्स कमजोर होते हैं, हमारे ऑर्गन्स कमजोर होते हैं और वायु की वृद्धि होती है, इसलिए इसको वृद्धावस्था कहा गया। ठीक इसी तरह से फिर अगर असात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, इन सब के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से जो वायु जल आदि दूषित होंगे, जो काल दूषित होगा, इसकी वजह से तरह तरह के जनपदवंशी व्याधियां उत्पन्न होंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, सुन के काफी आनंद आया, सबको बधाई देता हूँ। लेकिन ये पर्यावरण दूषण में केवल पेड़ पौधे लगाना ही पर्यावरण को कंट्रोल नहीं करता है। हमारे वचन, हमारे कर्म, इनका भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। आप जो पेड़ पौधे लगाएंगे वो तो वनारण्य उनका अपना कर्तव्य है, लेकिन ये जो हम लोग मनसा वाचा कर्मणा की जो कंसेप्ट रखते हैं, मन वचन और कर्म, इनसे अगर इस समाज को, इस संसार को हम लोग और भी अच्छा बना सके तो वो हमारे काल के ज्ञान का सम्यक प्रयोग में ही आएगा। अल्टीमेटली ये सारे बातें विषय को अगर खोजा जाए तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हर ग्रंथ में कहीं ना कहीं काल के बारे में कोई ना कोई इंडिकेशन मिल ही जाता है। मैंने इसको जो पाया उसमें ये देखा कि यू कैन जस्ट concise this call in this form as number one, a fixed or right point of time, that is the space of time. Secondly, season and its variation and its impact on human body and on the nature. Thirdly, the occasions or the circumstances what is going on in hours, day, morning, evening, night, months, years. In this way also it may be counted. As in Yuga, Samvatsar may be counted. There is a description of one Kal, and he is said to be the son of Dhruva. इनके बारे में एक वर्णन मिला है। वो काल नाम के एक देवर्षि भी हुआ करते थे। एक काल हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं, इसका काल आ गया, दैट मीन्स द डेथ बाय योर एज। एक व्यवहार और आता है, दैट इज फॉर योर डेस्टिनी। तो इस तरह से हम लोग काल के बारे में बहुत तरह से इसका विवरण पाते हैं। अब आता है कि हाउ टू इम्प्लीकेट दिस काल इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ और मेडिकल प्रैक्टिस। तो ऑथर्स हैव सजेस्टेड टू यूज द काल इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एज इन पंचकर्मा, woman should be performed in Basant Kal because that is the aggravation of Videchan in Sarad, Basti in Grishma,
अग्निकर्म इन ग्रीष्म ऋतु, रक्त मोक्षण इन शरद काल, स्नेहन should be done for 3 days in Vidhu coast, 5 days in Madhya coast, 7 days in Karur coast. So in this way, hello. Now again, Harriet quotes. Harriet has given a big emphasis on this nature. Today is Nature's Day. Here you can find a lot of different type of water. वायु प्रवाहन, अलग अलग पंखों के हवा का क्या महत्व है, अलग अलग जंगलों के हवा का क्या महत्व है, अलग अलग ये सब सारे विवरण मिलते हैं शास्त्रों में। तो ऐसा है कि जैसे वर्षा, शरद और हेमंत में दक्षिणायन होगा, इस समय में प्रिडोमिनेंस होगा और चंद्र, दैट इज सूर्य चंद्र में चंद्र, प्रिडोमिनेंस ऑफ मधुर कीर्तन कसाय रस होता है। और इस समय में जो वर्षा, शरद और हेमंत काल में आकर के फल की वृद्धि होगी। ठीक इसी तरह से उत्तरायण से बसंत ग्रीष्म, इसका वर्णन आता है। इसके अंदर में अम्ल, लवण और कटु क्षार ये बढ़ता है, इससे विधा उत्पन्न हो सकता है, बल ह्रास होता है। खेल ने कहा अलग अलग समय में तरह तरह के जड़ी बूटियों का संकलन काल, इसके बारे में जैसे इक्ष्वाकी का परीक्षण बोला उन्होंने बसंत में और शरद में। धामार्गव का कहा बसंत या शरद में। उतज का कहा शरद और बसंत में, लेकिन वहां पर और जोड़ा, इसे अश्विनी या पुष्य नक्षत्र में लिया गया। जवतिकता, संखिनी, इनको बोला गया कि चैत्र वैशाख में कलेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन प्राप्त होते हैं। अब समस्या ये होती है कि जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हमारे जो न्यू प्रजन्म आते हैं, लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जड़ी बूटियों की। नेचुरली ये तो एक समस्या है। तो जो मिले उसमें ही जितना हो सके अच्छे से अच्छा कलेक्शन करके काम करना चाहिए। अब मैं और आगे इसके बारे में बताऊंगा कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से ज़्यादा इन चीज़ों का व्यवहार कर सकते हैं। तो पहला आता है जैसे औषधि संग्रह का। औषधि संग्रह के बारे में अलग अलग जगह पर, जहाँ पर फला फूला हो, अच्छे से फल हो, स्वच्छ जगह हो, इन सब जगहों से सीजन के हिसाब से उनके कलेक्शन करने चाहिए। औषधि निर्माण के क्षेत्र में भी यही व्यवहार में आएगा। व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एनी मेडिसिन, तो कहा गया है, अगर मान लीजिए मैं एक दवा के बारे में बहुत अच्छा मुझे अनुभव है, मैं शेयर कर रहा हूँ। एक चतुर्मुख रस है, कि मेरे पूज्य पिताजी का सबसे प्रिय औषधि हुआ करता था। तो उनके पास स्वर्ण भस्म के लिए उतना मुद्रा नहीं होने की वजह से वो उसको बिना स्वर्ण भस्म के स्वर्णमाक्षी प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में उसका बनाते थे, और बना के इसका व्यवहार उन्होंने वर्षों किया, हम लोग आज भी करते हैं। तो उस विधि में वो एक विधि बड़ी अजीब लगती थी हमें भी जब स्टूडेंट थे। वो उसको एरंड पत्र में बांध करके उसको 40 दिन बोलते थे रखना पड़ेगा अनाज के। अब मुझे समझ में आता है कि उस अनाज का जो लिटेंट हीट है, उसके अंदर में उस पारद गंधक स्वर्णमाक्षी लौह का में बहुत वृद्धि होती है। कोई भी दवा, सब दवा का अपना नियम है। जैसे कजली बनाना है तो घसना है, कब तक घसना है, जब तक निश्चंद नहीं हो जाए। तो ये बात ध्यान में रखना होगा, निश्चंद होना है तो होना है, होना है तो फिर तो गड़बड़ होगा। तब ये सारे जो कहानियां आती है तो ये पॉइजनिंग होता है, मछली पॉइजनिंग होता है, एलिमेंट्स पॉइजनिंग होता है, समस्याएं आती है। अब जिसमें जिस चीज का भावना देना है, भावना का नियम है, जो द्रव्यगुण है उसमें तो साफ साफ बताया ही जाता है, वास्तविक में बताया ही जाता है कि आपको सारा चीज जो है, सॉरी
दिया वो पूरा तैरने लगा। भावना द्रव्य उतना ही दिया जाता है, भावना द्रव्य उतना ही दिया जाता है जिसमें आप सुबह डालें, घसें, सूख जाए। 2 दिन 3 दिन रगड़ने का तो कोई मतलब नहीं आता है, तो ऐसा है, प्रॉब्लम होता है। ठीक इसी तरह से और भी है, कोई भी पुट देना है, पुट कब देना है, कितना देर चलेगा, इसका विचार करना चाहिए। चूड़ लेना है तो कब लेना है। हेलो हेलो हेलो। आ रही आवाज? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। कंटिन्यू कीजिए सर, आपकी आवाज आ रही है। अरे डिस्टर्ब करते हैं फोन, मैं फोन से करता हूँ ना, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सॉरी। तो ऐसा है कि ये जो औषधियाँ हम लोग बनते हैं, हेलो, ये जो औषधियाँ बनाएंगे तो औषधि बनाने के समय में इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और शायद ये बहुत ही आवश्यक होता है। समस्या ये है कि अब वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने में यू हैव टू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। तो ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या है, हमें डिपेंड करना पड़ता है मार्केट के ऊपर, तो नेचुरली थोड़ा तो प्रॉब्लम है, ये सोचना चाहिए। फिर जैसे औषधियों का प्रयोग होता है, तो प्रयोग करने के टाइम में हम लोग क्या होता है, मात्रा, बल, काल, इसकी जो अपेक्षा करते हैं, वहाँ भी काल आता है। कौन औषधि सुबह खिलाना है, कौन शाम में खिलाना है, नस्य कर्म कब करना है, इसका भी जैसे प्रयोग में आता है। अब किसी की वायु वृद्धि है तो उसको फिर चतुर्मुख लेना है, तो सबसे बढ़िया वायु के समय खिलाओ। किसी के पित्त के लिए अगर सूत शेखर लीला विलास का व्यवहार करना है तो उसको पित्त के समय में करो। कफनाशक जो भी औषधियाँ हैं उसका व्यवहार करना है तो सुबह के टाइम ही करो, क्योंकि ये तो सिखाया ही गया, वही वो आहार रात्रि भुक्ता नाम आदि मध्यम। तो ये जो श्लोक है, श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यू हैव टू इम्प्लीकेट इन योर प्राइवेट प्रैक्टिस, इसको ध्यान देना है। फिर जैसे संप्राप्ति विघटन के समय में कोई चीज की संप्राप्ति है, तो संप्राप्ति विघटन दोष से समूर्छन होगा। कौन सा दोष बढ़ा, किस ऋतु में बढ़ा, क्यों बढ़ा, उसके साथ में उसके आहार विहार आकार क्या रहे, इसको अगर हम ठीक ढंग से समझ के विचार करें, इसके दोष से समूर्छन को अगर हम करेंगे, हमें चिकित्सा करने में उसमें भी सुविधा मिलेगी। जैसे निदान आता है, पहला निदान में ही तो शुरू है कि कोई बीमारी सुबह के टाइम में बढ़ जाता है, कोई शाम में बढ़ता है। जितने भी वायु के पेशेंट है, मिडनाइट में सबसे ज्यादा पेन एब्डोमेन पेशेंट आते हैं, क्यों आते हैं? और भोजन के उपरांत जब वो बचने का टाइम होता है, उस समय वो वायु वृद्धि होती है तो पेट दर्द किए हुए कैंची के पास सब आते हैं। श्वास का रोगी सुबह सुबह पहुंच जाता है, पहुंचता है। ये सब प्राइवेट प्रैक्टिस में ये सब देखने को मिलेगा। पथ्य का विचार अगर करेंगे तो पथ्य के समय में भी काल का विचार करना होता है। अब आप किसी भी ऋतु में कोई भी चीज खोजने जाएंगे तो बिना दुष्प्राप्त हो जाएगा। उस काल को विचार करके उस समय के जो धन धान्य है उनको अगर हम खाएंगे, उनको सलाह देंगे, तो पेशेंट उसके हिसाब से अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। और आगे आने से अगर देखते हैं हम लोग प्रोग्नोस्टिक अप्रोच, क्या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आयुर्वेद मेरे हिसाब से वो है अपना इंद्रिय स्थान। इतना बड़ा इंद्रिय स्थान है, अगर केवल कोई भी विद्यार्थी केवल इंद्रिय स्थान के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के उसका अच्छा अनुभव करे तो भी वो बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर बनेगा। हमारे यहाँ बंगाल में आज भी लोग बोलते हैं डॉक्टर ऋषि राय, मुख्यमंत्री भी थे प्लस सुनाम था चिकित्सा जगत में। वो हमारे वैद्य होते हुआ करते थे हराम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके द्वारा या जैसे भी हो बड़े लोगों के कहानियां भी बनती, उनके बारे में लोग ऐसा प्रचलित है, आज भी लोग कहते हैं कि विधान राय देख के बोल देते थे ये बीमारी है, इतना दिन में ठीक होगा। ये कॉन्फिडेंस हमें भी डेवलप किया जा सकता है। हमारे लिए भी प्रोग्नोस्टिक अप्रोच में काल विचार करके अगर हम इंद्रिय स्थान को ठीक से पढ़ें, वहाँ हर चीज का वर्णन है। ये पेशेंट ऐसा सिम्टम होगा कितने दिन में, इसका इतना दिन में ठीक होगा, ये साध्य है, ये असाध्य है, ये याप्य है, ये साध्य है, सारे विवरण जो मिलते हैं सारे के सारे विवरण
हम समय प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर प्रोग्नोस्टिक अप्रोच के लिए साध्य असाध्य का विचार करने के लिए, साध्य असाध्य विचार करने के लिए अगर हम लोग कभी भी व्यवहार करें तो इन चीजों के द्वारा हम लोग काल के खेल से बहुत सकते हैं। औषधियों के बारे में अगर हम वैशज्य रत्नावली, मैं इस किताब को सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मानता हूँ क्योंकि इसमें मोस्टली कुछ औषधि, जी सर। मैंने कहा औषधि निर्माण भी करते हैं मिश्रा जी आप औषधियों का? हाँ सर, आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत तो चलता है। अच्छा, मैं करता हूँ, चलिए बहुत अच्छा। बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है बट अपने प्रैक्टिस के लिए बनाता हूँ। चलिए सौभाग्य आज आपके दर्शन मिल गए आपके। अरे प्रभु, आपको मैं बहुत, आप भी मुझे पहचानते हो, हम भी आपको पहचानते हैं। हम लोग महर्षि महेश जोगी के जमाने से एक दूसरे से परिचित हैं। मैं ज्यादा जुड़ता नहीं, अब आपको याद आया होगा। मैं आपको देखा था। आपके जी, आपके आश्रम में भी मैं था कुछ दिन, ऐसा ही है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे हम लोग औषधियों का भी जब व्यवहार करते हैं ना, तो जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण एक छोटा सा दवा है लेकिन अद्भुत प्रयोग है, भोजन के आदि मध्य और अंत। अब ये सोचने का है। जैसे अविपत्तिकर चूर्ण, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग चूर्ण देखते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी दवा क्या चूर्ण है तो भोजन के बाद बोल दो, ऐसा नहीं है। अगर हम उसको विवेचन पढ़ेंगे तो सब चीज का विवेचन है। इस औषधि को घी के साथ खिलाना है, कब भोजन के आदि में खिलाना है, कब मध्य। अविपत्तिकर बोलता है भोजन के आदि और मध्य में सबसे अच्छा काम करता है। अविपत्तिकर का तो गुरु जी हमारे भोजन के पहले बताते थे, त्रिगुणा जी कहते थे भोजन की पूर्व लीजिए, प्रातः खाली पेट का विधान बताया था हमको। नहीं, दोनों ही है, भोजन के आदि में भी है और मध्य में भी है, दोनों जगह बताया, अंत में नहीं बोला गया है, लेकिन हम लोग खिलाते हैं ना। अरे त्रिपाठी जी, इनको इनकी क्रमता को मत तोड़िए आप इनकी क्रमता को तोड़ रहे हैं। लास्ट में पूछिएगा सारा जो कुछ करना लास्ट में आप बताएं। नहीं, मैं तो समझा कि बात कर रहे हैं ये शर्मा जी, मैं समझा कि बात कर रहे हैं। नहीं, अरे क्रम टूट जाएगा बच्चे का। क्रम नहीं, मैं तो समझा बात ही कर रहे हैं। मैं एक्चुअली क्या है ना, वो पुराने जमाने का आदमी हूँ मैं, थोड़ा अभी भी वो सब पीपीटी ये सब में विश्वास नहीं रखता। खुले दिल से कोई बात करने का मजा आनंद अलग है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मैंने इसका परमिशन ले लिया था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसे ही बोलो। तो ऐसा है कि जैसे ये सब औषधियाँ हैं तो इनका कब कैसे यूज करना, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में भी ना बहुत सी दवाइयाँ, जैसे लीवर के जितनी भी दवाइयाँ, दे डू यूज मोस्टली इट बिफोर द फूड। व्हाई? अपने यहाँ भी यकृत की जो औषधियाँ हैं उनको खाली पेट में दिया जाता है। पाचन जो है, जो भी खिलाने का है, कुछ पाचन जो है सुबह खाली पेट में है, कुछ भोजन के उपरांत है, तो सबके विधान। तो मैं विशेष करके अपने नए आगंतुक जो भी हमारे वैद्य मित्रगण हैं, जो भविष्य में हमारी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, उनके लिए कह रहा हूँ कि हमने पढ़ा, सारे चीज पढ़ा, मैंने चरक पढ़ा, सुश्रुत पढ़ा, भागवत पढ़ा, प्रत्यक्ष शारीर पढ़ा, शारीरिक क्रिया पढ़ा, निदान पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन कुछ पढ़ने के बाद भी उनको निरंतर आप अभ्यास में रखना, क्योंकि चेम्बर करना, प्रैक्टिस करना, पैसा कमाना इज अलग चीज है, लेकिन अगर ज्ञान है तो सारे चीज यूं ही मिलते हैं, स्वतः मिलते हैं, जो हम लोगों ने जिंदगी में तो किया। और ऐसा है कि ये जो जितना भी है अपने यहाँ जो कहा गया, निदानो माधव श्रेष्ठ, तो माधव निदान पढ़ना है तो पढ़ना है। क्यों पढ़ा? कितना सुंदर देखिए इनका विचार हुआ करता था। पहला ही कहना है, लाइन लिखते हैं वो, नाना तंत्र विहीना नाम भिजाम अल्प मेधसाम, हमारी मेधा धीरे धीरे कमती होगी। तो अब इतने शास्त्र पढ़ना, इतना समझना, इतना हमारे बस में नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने माधव करने कहा जो ये चले तेरे लिए मैंने लिख दिया, नाना तंत्र विहीना नाम भिजाम अल्प मेधसाम। हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माधव निदान का अपने आप में एक इतना बड़ा गुण है कि आप एट ए ग्लांस कोई भी डायग्नोसिस वहां से आप खोज के निकाल सकते हैं। आगे आप उसको मुझको टीसा को पढ़िए और भी ज्ञान वृद्धि होगा। तो अब जैसा वो है, सुश्रुतो न श्रुते न, सुश्रुत को ठीक से सुनना पड़ेगा, तो कोई अच्छे गुरु सुन के उसको समझाएंगे, तो वैसे गुरु मिलते हैं तो बड़ा सौभाग्य है। मेरे को तो सौभाग्य से ऐसा नहीं मिला, जो भी सीखा थोड़ा बहुत वो अपने पढ़ के ही सीखा। तो सुश्रुतो न श्रुते न, वाग्भटो न च वाग्भटा, वाग्भट को पढ़ के जिसने विवेचन नहीं किया, उसके ऊपर विमर्श नहीं किया। तो आज भी जैसे
हमारे कई मित्रगण हैं, उनसे जब मैं मिलता हूँ साउथ इंडिया में जैसे हम लोग जाते हैं तो उधर में वाग्भट का नित्य प्रति पाठ करते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं और उन्हें वाग्भट याद रहता है। तो ये एक परंपरा है ना, तो वाग्भट का विवेचन करने का जो नतीजा वो साफ दिख रहा है कि आज भी उनके जो कंसेप्ट होते हैं हम लोगों की तुलना में अवश्य ही अच्छे हैं। और मुझे कोई मानने में इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि द साउथ इंडियन वैद्यास हु आर कमिंग फ्रॉम दैट फैकल्टी they have got more clear concept regarding Ayurveda in the context with us. तो ये मानने में दुख नहीं होना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको भी आगे इसको पढ़ना है। भागवत को जितना पढ़ेंगे उस तरह से। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बोला, चरको न चरेत ये न सो वैद्यो यम किंग करा, तो भैया चरक में तो विचरण करना है। मुझे तो चरक ऐसा लगता है, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, फिर से मैं क्षमा कांग के बोलता हूँ, मैं एकेडमिशियन नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैं चरक जब भी खोलता हूँ ठीक लाइक गीता, कोई भी पेज खोलता हूँ उसमें कुछ नया चीज ही मुझे मिलता है। तो मैं अपने आदरणीय नवागत बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कृपया अच्छी तरह से इन सब बातों को ध्यान रख के इन सब में विचरण करें। आयुर्वेद बहुत महान है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन महान बनाने में अवदान हमें भी करना पड़ेगा। सूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुधेयम पितामह, मैंने कहा था, कब कहा था, ठीक है, लेकिन आज तो अपने को मनाना पड़ेगा उसको महान। तो आज हमारे सरकार, हमारा देश, हमारा जो भी विधा है, ये आयुर्वेद के बारे में जो इतना सचेष्ट हुआ है, बहुत ही अच्छी बातें हैं। भाग्य से कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको भी अगर किसी तरह हम सब मिल करके, आयुर्वेद कुछ व्यवसायियों के हाथ में चला गया, जो लोग इसका व्यवसायीकरण करते हैं। करने के बाद क्या है कि प्राय हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, दुखी होके आते हैं, क्या ये क्लिनिक में गया, वहाँ गया, वो बोलता है मैंने किडनी को छुड़ा दिया, उन्होंने कहा मैं तो इसको रिवर्स कर देता हूँ। लोग जाके लाखों रुपया खर्च करते हैं, कुछ नहीं होता है, लौट के वापस हम लोगों के सामने आते हैं। जब आते हैं अर्थहीन, शरीरहीन, धर्महीन, सब हीन होकर के आते हैं और बाद में वो लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है। ये बड़ा दुखदायी स्थिति होता है, शायद सभी वैद्यगण को ये कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है। इसके बारे में कुछ न कुछ हमें सोचना चाहिए। हर जगह इतने वेग मेडिसिन हो गए, आयुर्वेद का प्रचार हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन ये पूरे के पूरे गलत लोगों के हाथ में चला गया। इसको तो रोकने के लिए कुछ न कुछ सोचना ही चाहिए, नहीं तो ये तो आगामी दिन में क्या होता है, प्रॉब्लम ही होते हैं। अब जैसे विदेशों से हमारे पेशेंट हैं, सबके कुछ न कुछ विदेशी लोग, ये लोग आते ही पहला बात बोलते हैं हमको कोई भी मेटालिक दवा नहीं खानी है। अरे भाई क्यों नहीं खानी? आज वो हमारे एक परम आदरणीय वो बालेंद्र जी हैं, वो मेटालिक मेडिसिन को इतना बढ़िया स्टैब्लिश किया ताम्रभस्म, आज पूरे संसार में उनको लोग पूछते हैं ना। तो सवाल ये है कि यू हैव टू डू, यू हैव टू परफॉर्म। हरियाणा जी सर, हेलो हेलो, जो मुझे लग, हेलो हेलो, शायद मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा वार्तालाप कुछ लंबा हो रहा है संवाद। एनिया मैं तो सभी विद्वत जनों को फिर से प्रणाम करता हूँ। आरएवे के डायरेक्टर हमारे कोटेचा सर, हमारे आदरणीय त्रिगुणा सर, हमारे परम आदरणीय, मैं अच्युत जी को बहुत अच्छा से जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक जमाने में वहाँ गया था, महर्षि जी के यहाँ, वहाँ ट्रेनिंग में था। फिर दुर्भाग्य क्रम से मैं जा नहीं पाया, सानिध्य नहीं मिला। तो लेकिन सभी गुणज्ञ जनों को, सब अपने अपने जगह पर बड़े बड़े महारथी लोग हैं। मैं बहुत छोटा सा हूँ, मैं खुद ही अपने आप को एक विद्यार्थी ही मानता हूँ आज भी, और मैं आज भी चेष्टा में लगा रहता हूँ, क्योंकि हम लोग वही मधुकुश टीका पढ़े हुए आदमी है, मित्रगाम अल्पवेद शाम, जहाँ से जो कुछ मिले ले लेना है। तो सभी मित्रगणों से मैं अगर किसी तरह के भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करते हुए मैं अपने इस संवाद को समाप्त करता हूँ। किसी को भी कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। प्रणाम। धन्यवाद सर, जानकारी पूर्ण सत्र के लिए सर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने प्रश्न आमंत्रित करें। अगर आप
मिश्रा जी, हमारा तो सौभाग्य रहा, आप जैसे का अनुभवी उद्बोधन सुना हम लोगों ने, बड़ा सौभाग्य रहा। आरएबी के बहुत आभारी हैं। आरएबी जो है ज्ञान गंगा कार्यक्रम प्रत्येक गुरुवार को आयोजित करती है। इस माध्यम से आपके विचार सुने, आपका जो है अनुभव सुने, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद। आप सबको भी धन्यवाद। और सबसे बड़ा ये आरएबी का ज्ञान गंगा सुन के अब तो ये नशा हो गया है। मैं तो हर दिन जब भी होता है जरूर सुनता हूँ, क्योंकि हर एक के पास कुछ न कुछ है। तो जो अच्छा है सार पंकज सार जी, को कही ले। पंकज मिश्रा जी, आपका बहुत अच्छा उद्बोधन रहा है, लेकिन ये बीच में जब एक बार चलता है तो वो शुरू में चलते रहना चाहिए। क्वेश्चन आंसर जो है बाद में ही होने चाहिए। ये हाँ, बीच में नियम उस तो यही संवाद है। में डिस्टरबेंस आता है। हाँ, थोड़ा तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जी, ये मेरा सभी से निवेदन है मेरा। जी सर। असली में हम समझे और कि आपका व्याख्यान खत्म हो गया है, आप वार्तालाप कर रहे हैं, आपने इस ढंग से नहीं सर, बताया आप ना। मुझे इतना जल्दी बता नहीं दे सकते। समझा कि ये वार्तालाप आपने जब चूर्ण के संबंध में बताया ना, तो मैं क्षमा करें, मैं तो ये समझ रहा कि आप हमें अपने अनुभव बता रहे हैं, इसमें उत्तर दे रहे हैं किसी को। सर अनुभव क्या बताया, आप लोग ज्ञान के सागर हो, आपके सामने मैं क्या बोलूं। थोड़ा बहुत जो जानता हूँ बांट लेता हूँ। और किसी विद्वत जन का कोई प्रश्न, छात्र समाज में से किसी का कोई प्रश्न? आप अपने माइक अनम्यूट करके सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये बताइए, अभिपत्य कर का प्रयोग रात को भी कर सकते हैं सोते समय? हाँ, अभी अवश्य कर सकते हैं, मैं तो करता हूँ। अच्छा अच्छा। रात में सोने का टाइम है, उसको हम विरेचन, जहाँ मृदु विरेचन की आवश्यकता होती है वहां मैं दे लेता हूँ। विशेष करके जो अम्ल पित्त के पेशेंट हैं उनको मैं ज्यादा व्यवहार करता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ मिला सकते हैं, जैसे धनिया है, धनिया का पाउडर है, और कुछ मैं इसमें वो अलग नहीं से दे कुछ करके इसमें जैसे मैं जैसे व्यवहार करता हूँ उसमें क्या है, जैसे कुछ पित्त शामक अलग देना है तो कामधुधा मिला देता हूँ, मुक्ता सुक्ति मुलेठी मिलाता हूँ ऐसे। ये हमारे गुरुदेव जो अब त्रिगुणा जी थे, इसमें मुलेठी मिलवाते थे, आंवला मिलवाते थे, आंवला, मुलेठी, धनिया, मिश्री, त्रिगुणा सर जी ऐसा है तो। ना, ऐसा हाँ है तो सब एक जगह का एक एक ट्रेडिशन है। जैसे हम लोग यूज करते हैं आंवला मुलेठी कपड़दक, वो एक हाँ प्रयोग होता है, ठीक है। कहीं पर होता है त्रिफला, तो त्रिफला का भी जैसे कहीं पर आंवला बढ़ा के त्रिफला देना है वो बढ़ा देते हैं, वहाँ त्रिफला में आंवला मिला दिया, कहीं पर हरितकी मिला दिया, वो अकॉर्डिंगली करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे त्रिफला मैं त्रिफला ही नहीं देता हूँ, अगर केवल त्रिफला देना इट्स ओके, नहीं तो जहाँ पर जैसा दोष के अनुसार में कहीं आंवला चढ़ाना है तो आंवला एक्स्ट्रा मिलाता हूँ। ऐसा होता है, ये अलग अलग योग बन जाते हैं सर, इतने साल से काम। देश काल परिस्थिति के, अभी अब दिल्ली मान लो किसी की पित्त प्रकृति है, पित्त ज्यादा बनता तो आंवले की मात्रा बढ़ा दी। हाँ, ऐसा किया जा सकता है और इसमें कभी कभी अच्छा फल मिलता है। हाँ। क्या बढ़िया बात कही है आदरणीय त्रिपाठी जी ने। देश काल, बिल्कुल ये यही तो आप लोगों से सीखने को हमें मिल रहा है। अब देखिए, कभी शर्मा जी, कई लोग शंख भस्म मिलाते हैं, तो शंख भस्म जो है, छाल जो है, कभी कभी एसिड में कम काम करती है, तो बड़े वैद्य नहीं, मुक्ता शुक्ति करवाते थे। सर ऐसा है, हमारा तो शंख सौभाग्य है मिश्रा जी का और आपका, दोनों का हमें जो है मार्गदर्शन मिल रहा है हम सबको। शंख भस्म सर ऐसा है तो कब्ज करता है, कपर्दक हाँ जो तो है पेट साफ करता है। अब ये तो समझने का चीज है कि कब कपर्दक देना है और कब शंख देना है, ये तो शास्त्रवर नीति है, इसमें कोई नयापन तो कुछ नहीं है। कपर लेकिन जहाँ त्रिगुणा पर जी, मान लीजिए, त्रिगुणा जी हमारे कहते थे कि मुक्ता शुक्ति पिष्टी डाल दो, दोनों का पूर्ति करेगी। ये मुक्ता शुक्ति पिष्टी डाल हाँ दो बिल्कुल तो बिल्कुल दोनों का बिल्कुल काम सही है। करेगी, शंख का भी काम करेगी और कपर्दे का भी काम करेगी। पूरा योग वाही का काम करता है, बिल्कुल सही है। शास्त्रों में सर सब वर्णित है, हम लोग इसको भूल जा रहे हैं, ये हमारा दोष है, हम लोग असल में पढ़ते नहीं है। सीधा नहीं, यही बात तो ये है। माध्यम है सर, यही माध्यम है कि बच्चों को थोड़ा जानकारी मिले गुरु इसका, ज्ञान गंगा के माध्यम से। जो अपने शिष्य हैं, 200-250 शिष्य हैं, अगर वो लाभान्वित होते तो बहुत बड़ा सौभाग्य है उनका, आप जैसे अनुभवी विद्वानों के अनुभव से। बड़ी सर ऐसी बात है, देखिए अब हम लोग ये जो हर दिन हम तो प्राय सुनते ही हैं, आप भी सुनते ही हैं, मैं आपको हमेशा देखता हूँ, छात्रों के साइड अब से कोई आज क्वेश्चन नहीं आता है, बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आज देखिए टोटल कितने बच्चों ने अटेंड किया। आज मैं आरएबी से ये बात कहने वाला हूँ कि आज की जो प्रेजेंटेशन कितनी है,
96 है, 102 कितने लोगों ने ज्वाइन किया, तो इसमें मेरे ख्याल से प्राय सब गुरु है, स्टूडेंट तो कोई है ही नहीं है। आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए कि भाई स्टूडेंट इतने क्यों कमा रहे हैं, कहाँ से कम, किस एरिया से देखिए- कमा रहे हैं, ये जरा अभी आज आपको देखनी चाहिए इस बात को। अभी 96 अटेंडेंस है, तो 96 अटेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि आधे से ज्यादा लोगों ने अटेंड ही नहीं किया, जबकि इतना देखिए, साउथ बढ़िया वाले में- ज्वाइन नहीं करते शर्मा जी, साउथ वाले तो ज्वाइन ही नहीं करते। साउथ वाले, आप जब वो साउथ वाले बोलेंगे तभी ज्वाइन करेंगे, आपसे बता रहा हूं मैं। ये नहीं तो कटु गलत, सत्य समझिए आप। ये गलत है, ये गलत है। हाँ, कितना आज ये कितना बढ़िया सब्जेक्ट था काल वाला। हाँ, भले बुरा लग जाए उन लोगों को, साउथ वालों को, वो तो भगवान है, वो तो सुनते ही नहीं है। वो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी को खुदा समझते हैं, अंग्रेजी की ही स्पीच सुनते हैं वो। नहीं तो हिंदी अंग्रेजी नहीं। हिंदी दोनों ही तो बोली जाती है भाई, ऐसा थोड़ी कि शुद्ध संस्कृत में या हिंदी में बात करते हैं। बात तो अंग्रेजी की भी होती है, जहाँ अंग्रेजी होती है अंग्रेजी बोली जाती है, जहाँ हिंदी होती है वहाँ हिंदी बोली जाती है। वंदना जी से कहा था कि आप 2 मिनट का अपना उद्बोधन 30 सेकंड बोलिए तो लोग आएंगे। अब कोई अधिकारी आता नहीं है। पहले त्रिगुणा जी भी आते थे, कोटेचा भी आते थे, डायरेक्टर भी आते थे, तो लोगों को थोड़ा भय रहता था। अब ये कोई आते नहीं, अधिकारी आते नहीं है, बोलते नहीं कोई। तो जब अधिकारी नहीं आते तो क्या करना हो, ये बच्चे बोल देते। तो कई बार करता हूँ। आज की अटेंडेंस 102 कितनी थी, ये दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, देखो, हम तो अटेंड करते हैं, हमारे बालक अटेंड अरे करते हैं, हमारे हम लोग 100% अटेंड करते हैं। हम लोग 100% अटेंड हाँ, करते हैं। हम लोग 100% अटेंडेंस में हैं, चाहे कोई बोले, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है स्टूडेंट की तरफ से। हम तो हर बार आपके दर्शन करते हैं, वराटिका और कपर्दा यूज कर सकते हैं। सुनते हैं, दर्शन करते हैं आपके। कृष्णा नमस्ते जी गुरुजी। प्रश्न कर रहे हैं। गुरुजी, किधर वराटिका और किधर शंख भस्म और कपर्द भस्म यूज कर सकते हैं सर? पर्दा को और वराटिका सेम है। पहला बात तो ये समझिए, ठीक है। अब रहा जहाँ पर प्रणाम शूल, अम्लपित्त प्रणाम शूल अन्नद्रव्य शूल का उसका विवेचन करके अगर वहाँ पर उसको अतिसार कपर्दक। सांस में हो रहा तो भस्म दो, कपर्दक। ठीक है। नहीं, अतिसार में शंख भस्म, और जहाँ पर कोष्ठकाठिन्य है वहाँ पर कपर्दक। शंख भस्म जो है वो कोष्ठकाठिन्य मल को बांधता है, और कपर्दक जो है वो मल को निकालता है। यही दोनों का बेसिक फर्क है। वराटिका और कपर्दक एक ही शब्द है। और कुछ और किसी का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं। Sir, all are teachers joining only. No student is there, perhaps. Anyhow. नमस्कार सभी लोग। गुरुजी नमस्कार। मैं क्वेश्चन नहीं है, जो सर अच्युत कुमार त्रिपाठी जी सर जो हैं, मैं उससे थोड़ा ऑब्जेक्शन लेना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर कृष्ण तिरुपति से बोल रहा हूँ, आरएवी गुरु बाल रोग में। सर ये बात कहना ऐसा बड़े सभा में, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये अंतर है। ये दक्षिण भारत वाले अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोलता हूँ। ऐसा आप बताओ ना, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, आप बताओ ना। होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए ऐसा ऐसा। अब हिंदी में आप लोग समझते नहीं हो सर, क्या बतावें। हिंदी आप लोग समझते नहीं हो तो हम क्या बतावें। अंग्रेजी हम नहीं समझते हैं। ये अब आप देखो ना, पास में अटेंडेंस है, आप बताओ ना कितने हैं। आप बताइए, सर्वाधिक स्टूडेंट जो है साउथ के हैं, आप बताइए, उत्तर भारत दक्षिण भारत के। आप खुद देखो अटेंडेंस कितने लोग हैं, आप बताओ ना सर। आप ये खुद तो देख लो सर ये जी नमस्ते सर। सर आप मैं नेहा नंदुरकर, मैं भी केरला से ही हूँ, साउथ से। सर ये मैं हिंदी हिंदी अंग्रेजी ये साउथ वालों के अंग्रेजी बोलना ये शौकीन नहीं है, तो ये हिंदी बोलना ये 100% आवश्यक भी नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी नहीं चलती है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इसीलिए मेरा आप अंग्रेजी सभी लोगों से निवेदन है, इसको एक इशू ना बनाएं और हम लोग सभी इसको अटेंड करें। मेरा ये सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है।
जब उन्होंने कहा कि 92 अटेंडेंस है, सुनिए पहले आप पूरी बात, जब उन्होंने कहा कि 92 अटेंडेंस है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और स्टूडेंट नहीं है। सर्वाधिक स्टूडेंट कहाँ पर है, आप बताइए मुझे, कहाँ पर है सर्वाधिक स्टूडेंट? नहीं आप सर, बताओ इसको हम कहाँ? सर इसमें हम लोग संज्ञान में लेंगे और कोशिश करेंगे। हेलो सर, इसको अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे इसे स्टूडेंट यस यस यस, बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली और हमारे इसके हिसाब से जो प्रश्न त्रिपाठी जी ने एक लेके आ लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी ने ये जो कहा ना कि आरएबी की कोई एक अथॉरिटी अगर इस सेमिनार में उसका हिस्सा ले ले साथ में ना, एक वक्ता के रूप में, तो नेचुरली कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा मुझे भी लगता है। तो बिल्कुल। मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करूं, और हम लोग किसी चीज को इसको लेकर के कोई इशू बनाने का कोई जगह नहीं है। वी आर इंडियंस आफ्टर ऑल, वी लव ईच अदर, ये तो हमारे परंपरा भी कहती है, तो इसमें इतना उलझने का नहीं है। कैजुअल टॉक्स हो जाते हैं, मित्रता में भी होता है, तो टेक इट इजी। आपका बहुत बहुत इंग्लिश आभार, बहुत बहुत आपका साधुवाद, वेरी वेरी थैंक्स। धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद। मेरा वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आयोजन समिति की ओर से मैं वैद्य पंकज कुमार सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इस विषय पर अपना विचार साझा किए। ये हमारे गुरुवर जो है देवेंद्र तिगुड़ा जी, अध्यक्ष GBRAB को निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे निदेशक डॉक्टर वंदना सिरोहा मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो RAB में सभी